गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रजनीश शर्मा कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैथमेटिक्स का एक पड़ाव हमने यहां पर कवर कर रखा है और इसके बाद हम परसेंटेज से कल से अगले दिन से हम परसेंटेज भी स्टार्ट करने वाले हैं और ये आखिरी प्रैक्टिस सेट है क्योंकि हमें बहुत जल्दी से कोर्स भी करना है और बीच में फिर से थोड़ा सा कोर्स करने के बाद फिर से हम स्टार्ट करेंगे और मॉक टेस्ट बहुत जल्दी हम स्टार्ट यहाँ पे कर देंगे। हिंदी का भी मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे विद इन वीक, एक हफ्ते के बाद एक मॉक टेस्ट मैं यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ और स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं और मॉक टेस्ट आपको पर डे मिलता ही रहेगा। मॉक टेस्ट से आप अपनी तैयारी को, अपना जो आपने पढ़ा हुआ है उसको आप आंक सकते हो कि आपने कितना पढ़ रखा है। यहाँ हम मैथमेटिक्स का एक सेट करने वाले हैं, 5वां प्रैक्टिस सेट है मैथमेटिक्स का। इससे पहले के 4 सेट कर रखे हैं और अगर आप में से कोई भी चैनल पर नया है जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा अगर पिछले वाले जो सेट्स रहे हैं 4 सेट अगर आप लोगों को नहीं मिले हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वहाँ से उस लिंक को क्लिक करके उन सेट्स को भी कर सकते हो। बहुत ही अच्छे प्रश्न थे, एक बढ़िया कलेक्शन यहाँ पर हमने रखा था। और यहाँ पर देखिए अगला जो आपके सामने प्रश्न है ये भी मैथमेटिक्स का ही एक प्रश्न है और ये एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं आने वाली परीक्षाएं भी जो हैं उनमें से एक एनटीपीसी भी शामिल है। 15 दिसंबर के बाद एनटीपीसी का या ग्रुप डी के इनके एग्ज़ाम होने की भी संभावना है। संभावित डेट मंत्रालय ने दे रखी है। तो यहाँ पर देखिए एक प्रश्न जो दिया है इसका क्या मतलब है, ज़रा इसको समझ लेते हैं। ये कह रहा है कि एन का मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है? एन का मान ज्ञात करना है। कंडीशन दे रखी है, यदि एन प्राकृत संख्याओं का योगफल 5050 है, या फिर दूसरी एक कंडीशन दी हुई है और इसके बाद 4 ऑप्शंस भी दे रखे हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये क्या कहना चाहता है? ये जानना चाहता है कि एन का मान ज्ञात करने के लिए पहला और दूसरा इन दोनों कथनों में से कौन सा ऐसा कथन है जो पर्याप्त है एन का मान जिससे हम निकाल सकते हैं। मतलब अगर हम सिर्फ पहली बात को पढ़ करके एन का मान अगर निकाल सकते हैं तो आंसर ये सही हो जाएगा। और अगर पहली या दूसरी में से किसी से भी, पहले से भी निकाल सकें, दूसरे से भी हम अगर एन का मान निकाल सकें तो ऐसी कंडीशन में आंसर बी वाला हो जाएगा, या तो फर्स्ट या फिर सेकंड। और अगर ऐसा होता है कि पहली और दूसरी दोनों ही कंडीशंस को शामिल करने के बाद अगर हम आंसर निकाल पाते हैं तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और या फिर केवल दूसरे वाले से निकाल सकते हैं आंसर, पहले वाले से आंसर नहीं निकल सकता तो आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा जिसमें लिखा हुआ है केवल दूसरा वाला अपर्याप्त। तो कई लोगों ने इसको समझ लिया होगा कि यहाँ पर क्या दे रखा है। तो मैक्सिमम लोग जो है, जिनकी मुझे उम्मीद है, उन लोगों ने यहाँ पर क्या सोचा होगा? उन्होंने सोचा होगा कि एन का मान निकालना है। यदि एन प्राकृत संख्याओं का योग 5050 दिया है तो हम एन का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। कोई इतना सोचेगा और आंसर लगा देगा कि हमारा पहला आंसर सही है, क्योंकि अगर हमें ये बात पता है कि एन प्राकृत संख्याओं का योग 5050 है तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि वो कितनी संख्याओं का योगफल है। हमारे पास एक फॉर्मूला हमें याद होता है n+1/2। ठीक है, तो यहाँ से कई लोग इसको आंसर को ये लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया कि वे दूसरा वाला क्या है, तो Sn यानी कि योगफल बराबर n+1/2 के इक्वल अगर हम यहाँ पर 5050 रख देते हैं तो भी तो हम आंसर को निकाल सकते हैं। फिर कोई इसमें यह भी सोचेगा कि इसका मतलब हम चाहें तो पहले से भी निकाल सकते हैं, हम चाहें तो दूसरे से भी निकाल सकते हैं, तो शायद आंसर पहला और या फिर दूसरा वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें जो भी आप सोच रहे हैं ना, यहाँ पर अगर ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। देखिए लॉजिक क्या है यहाँ पर, फिलहाल इसका जो आंसर रहेगा वो सी वाला रहेगा। सी क्यों रहेगा? क्योंकि फर्स्ट वाली जो कंडीशन दी है कि एन प्राकृत संख्याओं का योगफल 5050 है, तो इसके लिए हमें सेकंड वाला जो फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है इसी का तो इस्तेमाल करना पड़ रहा है। जब तक हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक हम पहली वाली बात से भी कैसे निकाल सकते हैं? फिर पहली बात आपको ये, चलिए ठीक है, आप जानते हैं कि ये फॉर्मूला आपको याद है, अगर ये बात ना भी दी होती तो आप फॉर्मूले का यूज़ करके निकाल सकते थे। लेकिन फॉर्मूला ही अगर उन्होंने दूसरे वाले में दे रखा है, इसका मतलब यही तो हुआ कि आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करके और इस संख्या का प्रयोग करके यहाँ पर Sn की जगह 5050 लगा करके ही तो आप आंसर निकालोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ही कथन मिलने के बाद
पहला और दोनों ही मिलाने के बाद ही हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर हमारा सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ आंसर निकालना है, हालांकि अगर आंसर निकालेंगे तो n बराबर यहाँ से 100 आ जाएगा। कितना आएगा? 100। फॉर्मूला यही होता है ना, n+1 जो कि लिखा हुआ भी है, और ये टोटल जो निकल करके आएगा वो हम पहले से ही लिख देते हैं 50-50 क्योंकि दे रखा है। तो एक कथन से हमने फॉर्मूला उठाया और एक कथन से उसका टोटल, और यहाँ से अगर हम निकालने की कोशिश करें ना एक अच्छे बच्चे की तरह, तो एक अच्छे स्टूडेंट की तरह अगर हम कोशिश करते हैं तो हम बहुत आराम से 1-2 मिनट इसमें ले जाएंगे और इसको निकालेंगे, क्योंकि ये द्विघात समीकरण भी बनेगी और हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा। लेकिन हमें ज़रूरत आंसर की नहीं है, हमें बस ये ज़रूरत है कि अगर ये दोनों कंडीशन हमारे पास है तो हम n का मान निकाल सकते हैं या नहीं। अगर हमें पता चल गया कि हम n का मान निकाल सकते हैं, भाई मैंने यहाँ 100 लिख दिया, ज़रूरी नहीं है हमें पता हो कि 100 आएगा या कितना आएगा, बस हम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, हमें ये पता चल जाना चाहिए। तो ये एक समीकरण बन चुका है, यहाँ से हम n का मान निकाल सकते हैं। इसका मतलब पहला दूसरा दोनों ही कंडीशन का यूज़ करके हम इसका आंसर निकाल पा रहे हैं। तो आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। हालांकि देखिए इसको अगर कोई सॉल्व भी करने लगता है, मान लीजिए किसी सवाल में सॉल्व करना पड़ जाता है आपके लिए, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए इसको आप इधर लेके जाइए और ये n+1, कई लोग तो यहाँ पर सबसे पहले स्क्वायर ही कर डालेंगे, इसका n का स्क्वायर प्लस n, ऐसा करेंगे। तो अगर ऐसा करेंगे तो फिर द्विघात समीकरण बनाएंगे। इससे बढ़िया है आप क्या करिए, इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करिए और यहाँ से बन जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि ये बनेगा 10,100। 10,100 बनेगा और उसके बाद आपके पास ऑप्शंस तो होंगे ही। फिर आप ये देखिए कि ऐसी कौन सी दो संख्या है, देखिए ये है n और ये है n+1। इसका मतलब जो भी संख्या बनेगी यहाँ पर, जो एक संख्या होगी उससे अगली संख्या से मल्टीप्लाई करने पर इतना आना चाहिए। ठीक है, तो वो संख्या 100 और 101 होंगी। ये आप ऑप्शन का सहारा यहाँ पर ले सकते हो। हालांकि इस सवाल में हमें ये सारी चीज़ें नहीं बतानी चाहिए थी। अगर ये सवाल की ज़रूरत कब पड़ेगी? जब वो कहेगा यदि n प्राकृत संख्याओं का योगफल 50-50 है तो n का मान बताइए। अगर ये सवाल देता है तो हमें ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमसे सिर्फ क्या पूछा गया था कि इन दोनों कथनों में से कौन सा एक कथन है या दोनों कथन है जिनकी सहायता से हम मान n का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो हमने यहाँ से पता कर लिया कि दोनों में से दोनों का ही प्रयोग हमें करना पड़ेगा। इसके बाद एक सवाल इसी तरह का और है, और ये दोनों ही प्रश्न रेलवे NTPC में आए हुए थे। एक प्रश्न आपके सामने बहुत छोटा सा प्रश्न है, देख लीजिए, अच्छा है। एक सवाल यहाँ पर जो दिया है पहले उसको पढ़ लेते हैं कि आपको यह निर्णय लेना है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। अब प्रश्न क्या है? प्रश्न है एक संख्या का 40% बताइए, किसी भी संख्या का 40% बताइए। हमें एक संख्या का 40% निकालना है। इसका मतलब हमारे पास संख्या होनी चाहिए, तभी तो हम उसका 40% निकालेंगे। जब तक संख्या नहीं तब तक हम उसका 40% कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो यहां पर अब हम चलते हैं कथन की ओर। अब देखिए पहला हमें कथन दिया है, उक्त संख्या का 25% उस संख्या से 60 कम है। देखिए कोई भी संख्या है, उस संख्या का जो 25% है वो उसी संख्या से कितना कम है? 60। तो यहां से हम x का मान निकाल सकते हैं। मान जितना भी आएगा, फर्क ये नहीं पड़ता कि कितना मान निकल के आ रहा है, हम यहां से x का मान तो निकाल सकते हैं ना, ये तो कन्फर्म है। देखिए ये 25 चौका 100, ये हो गया x/4 और ये x, तो x में से x/4 जाएगा तो क्या बचेगा? 3x/4, और ये 60 इधर आ जाएगा। 3 से इसको काट लेंगे 20, यानी x का मान हम यहां से निकाल पा रहे हैं कि वो 80 आ रहा है। कितना आ रहा है कोई मैटर नहीं करता, लेकिन हम पहले वाले कथन से अपना आंसर निकाल पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम पहले वाले से निकाल पा रहे हैं तो पहला ये तो सही हो ही जाएगा, केवल एक कथन पर्याप्त है। लेकिन हमें और भी इसमें देखने पड़ते हैं, हो सकता है दूसरा भी पर्याप्त हो सकता है तीनों पर्याप्त हो और आंसर दे रखा हो कि सभी से। ठीक है, ये भी पॉसिबल है, तो हमें देखना पड़ता है। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, अब कोई इसमें क्या करेगा कि संख्या निकालेगा, संख्या का 40% निकालेगा। ठीक है, संख्या निकालेगा 80 और 80 का 40% निकालेगा। जो गलती नीरज ने करी थी, आपको आंसर निकालना ही नहीं है, आप बस ये समझिए, आपको क्या समझना है, केवल ये समझना है क्या हम आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए हम पहले वाले से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, बस इसके बाद हम दूसरे पे आएंगे कि उक्त संख्या का 20% एक सम संख्या है। मतलब ही नहीं बनता,
क्या है इससे मतलब ही नहीं, हम तो सिर्फ ये सोचेंगे कि हमें ये पता चल जाए कि किसी संख्या का 20% एक सम संख्या है, तो क्या हम संख्या निकाल सकते हैं कौन सी होगी? सम संख्या कोई एक थोड़ी होती है, अनगिनत संख्याएं होती हैं। तो किसी संख्या का 40% निकालने पर सम आता है, वो संख्या क्या है? क्या लॉजिक हुआ? क्या हम निकाल सकते हैं मान? नहीं निकाल सकते, मतलब ही नहीं बनता। वो ये कहता कि किसी संख्या का 20% निकालने पर 12.5 आता है, या 100 का 50% आता है, या 100 का 150 गुना आता है, जितना भी आता है, कुछ आगे कंडीशन देता है, एक संख्या दे देता तो सही था। तो दूसरा वाला आंसर यहाँ पर सही नहीं होगा। तीसरा वाला, उक्त संख्या के दोगुने का 10% उस संख्या का 1/10 है। तो ये बात भी इन्होंने कोई नई नहीं बता दी हमें, हम जानते हैं किसी भी संख्या का दुगना करोगे और उसका 5% निकालोगे तो उस संख्या का 1/10 के बराबर ही आएगा। चाहे आप 100 मान के देख लीजिए, 100 का दुगना कर दिया 200, अब 200 का 5% कितना आएगा? 10। तो इस वाली संख्या का 1/10 के बराबर है कि नहीं है? अब चलो इसे छोड़ो, अब आप संख्या ले लो 300, दुगना करने पर संख्या क्या हो जाएगी? 600। अब इसका 10% निकालोगे तो कितना आएगा? 30। इसका 1/10 निकालोगे तो कितना आएगा? 30। हर संख्या का, भाई आप क्या कर रहे हैं? दुगना और उसका 5%, यानी 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो 1/10 के बराबर ही तो आएगा। तो ये कोई नई बात थोड़ी है, हर संख्या में ऐसा होता है। तो हर संख्या में, किसी भी संख्या का अगर आप दुगना करके 5% निकालेंगे तो उसके 10% के बराबर हो जाएगा। 1/10 का मतलब क्या होता है? 10%। जब आप किसी संख्या का दुगना करेंगे और उसका 5% निकालेंगे तो 10% तो हो ही जाएगा ऑटोमेटिक, किसी भी संख्या का हो जाएगा, चाहे वो माइनस में हो, प्लस में हो, दशमलव में हो, किसी में भी, जैसी भी संख्या दे रखी हो। तो इसका मतलब ये हुआ, ये बाकी के जो विकल्प थे वो बिल्कुल फालतू थे, सिर्फ पहला वाला आंसर है, पहला वाला जो कथन है उससे हम अपने सवाल का आंसर यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम किसी भी संख्या को निकाल पा रहे हैं और जब संख्या निकाल लेंगे तो हम ये बता सकते हैं कि उस संख्या का 40% कितना आएगा। ठीक है, देखिए ये जो चैप्टर है इस तरह का, इसको हम पर्याप्तता या अपर्याप्तता कहते हैं। तो इस चैप्टर को हम ले लेंगे, अभी बहुत जल्दी ले लेंगे किसी भी एग्जाम से पहले। और ऐसा जो चैप्टर होता है ये रीजनिंग और मैथ दोनों में ही गिना जाता है, ये मैथमेटिक्स में भी रीजनिंग में भी, दोनों के एक जैसे ही क्वेश्चंस रहते हैं, अंतर नहीं होता। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस का थोड़ा सा चलन चल रहा है इस समय। 2018 में जो 22-23 दिसंबर को एग्जाम हुआ था ग्राम पंचायत अधिकारी का, उस एग्जाम में इस तरह के प्रश्न देखे गए थे। ठीक है, और उसके बाद भी जो थोड़े से अच्छे लेवल के एग्जाम हुए हैं, बड़े लेवल के, ग्रेजुएट लेवल वाले, उन सभी एग्जाम में ऐसे प्रश्नों को देखा गया है। तो एक चैप्टर ये पूरा है और इस चैप्टर को हम ले लेंगे और बहुत अच्छे से कायदे से हम इस चैप्टर को पढ़ भी लेंगे। चलिए अगला सवाल है यहाँ पर, एक रेलगाड़ी किसी स्टेशन से कुछ निश्चित संख्या में सवारियों को लेकर रवाना हुई। एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से कुछ संख्या, एक निश्चित संख्या कोई रही होगी सवारियों की, उनको लेकर के ये रवाना हुई। पहले हाल्ट पर क्या होता है? आधी सवारियां, ये देखिए दोनों तरह से हो सकता है, आप चाहें तो इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं या फिर आप विदाउट ऑप्शन भी कर सकते हैं। देखिए चलिए हम एक बार विदाउट ऑप्शन करते हैं। और वैसे तो आधी सवारियां उतर जाती हैं, ठीक है, 135 सवारियां चढ़ जाती हैं। चलिए मान लीजिए सवारियां x थी स्टार्टिंग में और इनमें से आधी उतर गई, तो बची कितनी? आधी। अगर x सवारियां लेकर के रेलगाड़ी चली थी और उसमें से अगर आधी सवारियां उतर गईं, जितनी भी थी, अगर उसमें से आधी उतर गई तो आधी तो बची होंगी ना। तो आधी उतर जाती हैं और 135 सवारियां इसमें चढ़ जाती हैं। तो इतनी सवारी हो गई है पहले हाल्ट के बाद। गाड़ी चली x सवारियां लेकर के, आधी सवारियां उसमें से उतर गई पहले वाले हाल्ट पर और 135 सवारियां और चढ़ गईं। तो पहले हाल्ट के बाद जब ये गाड़ी दोबारा चलना शुरू हुई तो उसमें सवारियां कितनी थी? x/2, मतलब जितनी लेके चली उसकी आधी प्लस 135 नई सवारियां। इसके बाद क्या होता है? अब ये किसी अगले हाल्ट तक पहुंचती है। अगले हाल्ट पे जब पहुंचती है तो दूसरे हाल्ट पर 1/3 सवारियां, ये जितनी भी है इस पूरे का 1/3 सवारियां उतर जाती हैं। आपको समझना पड़ेगा कि अगर 1/3 उतर जाती हैं तो 2/3 सवारियां तो इसमें फिर भी रह गई होंगी। क्लियर हो गई बात? समझ में आ रहा है? चलिए 2/3 सवारियां इसमें फिर भी रह जाएंगी और 110 सवारियां यहां पर और चढ़ जाती हैं। 110 सवारियां चढ़ जाती हैं, तब रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर 350 सवारियों को लेकर पहुंच जाती है। मतलब ये सब की सब सवारियां जो है वो कितनी के बराबर है? 350। तो स्टार्टिंग में कितनी सवारियां लेकर के चले थे हम यहां से बता सकते हैं। बात क्लियर हुई?
चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, आंसर निकाल लेते हैं अपना। देखिए 110 जब दूसरी साइड जाएगा तो कितना बनेगा, माइनस हो जाएगा, 240 रह जाएगा ना। ये 110 अगर इधर जाएगा तो 240 रह जाएगा। तो इसके बाद यहाँ लिख लेते हैं x/2 प्लस 135, और यहाँ देखिए 2/3 चल रहा है, ठीक है। यहाँ क्या चल रहा है, बड़ा बड़ा लिख लेते हैं थोड़ा सा, 2/3 चल रहा है। 2 से हमने इसको काटा तो कितना आएगा 120, और 12 तिया 36, यानी यहाँ पर हुआ 360। ये कब हुआ, x/2 प्लस 135 बराबर 360। अब x/2 बराबर क्या हो जाएगा, 135 दूसरी साइड में जाकर के ये भी माइनस होने वाला है, तो यहाँ से इसको माइनस कर देते हैं। 160 से 135 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 125, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 से उधर गुणा हो जाएगा तो कितना बन जाएगा 250, ठीक है। इसका मतलब सवारियां स्टार्टिंग में कितनी गई थी, 250 सवारियां। अब देखिए यहां पर आंसर तो दिया नहीं था, लेकिन अगर हमें आंसर से करना होता और आंसर दिया होता तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्या हुआ, $225 बचेंगे। हाँ यार सही कह रहे हो, ये 225 आएंगे, और 225 यानी 450 आंसर आएगा, 450। अब देखिए अगर हमें इसी को ऑप्शन से करना हो तो हम कैसे करेंगे। अगर हमने 450 आंसर लिया और 450 को हम चेक कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आधी सवारी यानी कि 225, इसमें सवारी कितनी रह गई 225। 225 सवारी रहने के बाद में 135 और चढ़ गई, तो टोटल सवारियां कितनी हो गई, 125 और 135 सवारियां कितनी हुई 360। उल्टा ही चलना है, ऐसे ही चलेंगे, यहां से यहां तक पहुंचेंगे तो कितनी हो गई 360, ठीक है 360। और अब ये कह रहा है जब 360 सवारियां लेकर के ये चली तो क्या हुआ, अगले वाले हाल्ट पर 1/3 सवारियां उतर गई। अब 360 का अगर 1/3 उतर गई तो 120 उतर गई, ठीक है 120 उतर गई, और 120 उतर गई तो 240 बची। अगर 240 बची तो उन 240 में 110 और ऐड हो गई, तो टोटल कितनी हो गई 350। तो यही कह रहा है ना कि 350 लेकर के ये गाड़ी पहुंच गई थी, ठीक है। तो आप ऑप्शन से चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन बिना ऑप्शन के भी हो रहा है, ऑप्शन से भी कर सकते हो। लेकिन ऑप्शन में क्या है कि आपको गलत वाले आंसर्स को भी चेक करना पड़ेगा, लेकिन हो जाएगा। इस तरह का सवाल यूपीएसआई 2011 में आया था, जिसमें 80 आंसर आता था, 80 आंसर आया हुआ था, जिसमें कुछ सवारियां लेकर के एक गाड़ी चली थी। इस तरह का एक सवाल वहाँ पूछा जा चुका है। चलिए इसके बाद और अगला सवाल देखते हैं। पानी की बोतल कहाँ है, इधर ही रख दो यार। चलिए अगला सवाल है, एक लड़के को 2 की पावर 5 गुणा 9 की पावर 2 की कीमत लिखने को कहा गया। क्या लिखने को कहा गया, 2 की पावर 5 गुणा 9 की पावर 2। लेकिन उस बच्चे ने क्या किया, गलती से 2 ये वाला 5 यहाँ लिख दिया, बेचारा पावर को नहीं समझ पाया नादान बालक, और 2592 लिख दिया। कितना लिख दिया, 2592 लिख दिया। तो बताना है कि उस बच्चे ने गलती कितनी कर दी, भाई क्या अंतर आया उसके उस आंसर में और सही आंसर में। तो चलिए करते हैं इसको। 2 की घात 5 का मतलब क्या हो जाएगा 32, 9 की घात 2 81। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 8 दूनी 16, 3 19 हो जाएगा, और 8 तिया 24 और 1 25। भाई आंसर तो 2592 ही आएगा, और बच्चे ने भी 2592 लिखा। इसका मतलब दोनों में अंतर क्या है, शून्य का अंतर है, मतलब कोई भी अंतर यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो बच्चे ने गलती से ही लिखा, लेकिन सही हो गया। और अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए एक बहुत ही छोटा सा एक सवाल है यहाँ पर, 0.0029 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है। कितनी होगी इसमें सार्थक अंकों की संख्या, देखिए इसमें सार्थक अंक जो है वो 2 है, ठीक है। सार्थक अंक इसमें कितने हैं, 2 अंक हैं, और मतलब 2 अंक हैं, इन्हीं का कोई मतलब है, यही है दशमलव में ये 29 जो है यही सार्थक अंक होते हैं। दूसरी बात एक और, यहीं पे अगर इस सवाल को हम थोड़ा सा घुमा दें, 209 अगर कर दें तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या जो है वो 3 हो जाएगी, ठीक है।
इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे 3, क्योंकि यहाँ पर इस जीरो को हम काउंट करेंगे, इस जीरो का एक मतलब रह जाएगा, ठीक है, वो काउंटिंग में आएगा, वो सार्थक रहेगा। जैसे हमने यहाँ लिखा 40, तो इसमें सार्थक अंक 2 है और 0 4 लिखते हैं तो सार्थक अंक 1 है केवल। ये जो पहले जीरो लगा हुआ है इसका कोई मतलब यहाँ पर नहीं है, ठीक है। बस यही बात थी छोटी सी। और ये सवाल जो है मुझे लगता है कि टेट सीटेट जैसे एग्जाम के लायक सवाल था, ये हर जगह नहीं आने वाला। इनमें से निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है? अभाज्य मतलब प्राइम नंबर नहीं है, नहीं है पूछा है, नेगेटिव पूछा हुआ है, तो कौन सी संख्या इसमें से अभाज्य है? अब देखिए अभाज्य का नियम क्या होता है हम वो पढ़ेंगे यहाँ पर। यहाँ ये नहीं बताएंगे कि आंसर ये वाला होगा, ऐसा नहीं बताएंगे, लेकिन हमें ये बताना है कि नियम क्या होता है। हम नियम पे जाएंगे और ये हमने पढ़ा हुआ है। जब हमने संख्या पद्धति को पढ़ा था उस समय हमने नियम पढ़ा था। क्या नियम पढ़ा था मैं याद दिलाता हूं। हमने पढ़ा था किसी भी संख्या के वर्गमूल से छोटा या वर्गमूल के बराबर। जैसे ये एक संख्या है, इसका हमें एक वर्गमूल लेना है, ठीक है। एक संख्या है ये, इसका हमने कोई एक वर्गमूल लिया, जो भी आएगा वर्गमूल या फिर वर्गमूल से छोटा, वर्गमूल के बराबर भी हो सकता है या वर्गमूल से छोटा, जो भी संख्या होगी उससे छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी उन सबसे हम काट के देखेंगे। अगर कटेगा तो आंसर वो अभाज्य मतलब भाज्य रहेगा, और नहीं कटेगा तो अभाज्य होगा। इस बात का क्या मतलब था हम एक प्रैक्टिकल करके ही समझ लेते हैं। पहले हम एक गलत आंसर उठा लेते हैं, 347। इसका वर्गमूल क्या आएगा? तो हम इसका वर्गमूल जो लेंगे वो लगभग लेंगे, लगभग कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा, ठीक है। तो लगभग कंप्लीट ले लेंगे, मतलब हम उसे दशमलव में नहीं ले रहे, वैसे तो 18 दशमलव कुछ आएगा, लेकिन हमने 19 ले लिया लगभग, ठीक है। इसके बाद देखिए हमसे पूछा है कि अभाज्य नहीं है, मतलब कटने वाली संख्या जानना चाहता है। अभाज्य नहीं है यानी कि जो संख्या कट जाए वो बताओ कौन सी है। तो यहां पर हम चेक कर रहे हैं इसको, क्या ये कटेगी या नहीं कटेगी। तो देखिए जब तक आपको नियम नहीं पता है तब तक आप 347 को चेक करने के लिए आप 2 से लेकर के 347 तक जो भी आपके दिमाग में आएगी आप हर संख्या से काटने की कोशिश करोगे, जब तक आपको नियम नहीं पता है। लेकिन नियम क्या होता है? 19 से छोटी, 19 या 19 से छोटी किसी भी अभाज्य संख्या से आप काट के देखेंगे, हर संख्या से नहीं, ठीक है। वैसे तो 19 से देखना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये 19 का तो वर्ग भी नहीं है। तो 19 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं सिर्फ आप इनसे काट के देखिए, और अगर इनसे कट जाएगा तो संख्या कटने वाली है, नहीं कटेगा तो ना कटने वाली है। इससे ज्यादा बढ़ के आपको कुछ भी नहीं सोचना है। ये नहीं है कि हम 4 से भी काट के देख रहे हैं, 5 का भी नियम लगा रहे हैं, 12 का भी लगा रहे हैं, 18 का भी लगा रहे हैं, ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए 2 से ये नहीं कटेगा क्योंकि सम होना चाहिए। 3 से कटने के लिए मैं बहुत जल्दी से आपको बताता हूं, 3 4 7 7 14, 14 जो होता है वो 3 से नहीं कटता है क्योंकि 3 का नियम यही होता है, संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 5 के लिए लास्ट में 0 या 7 होना चाहिए, नहीं कटेगा। 7 में ऐसे ही चेक कर लो, 7 चौक 28, यहाँ से 6 बचेगा, 67 नहीं कटेगा। 11 से कटने के लिए इनका योगफल इसके बराबर होना चाहिए, नहीं कटेगा। 13 से डायरेक्ट काट के देख लेते हैं, 13 दूनी 26 और यहाँ से बचेगा 8 87, 13 के पहाड़े में 87 नहीं आता। और फिर 17 से भी देख लेते हैं, 17 दूनी 34, बचा 7, उसको हम काट नहीं पाएंगे। तो एकदम आसान है, मतलब अगर आपको थोड़े से नियम पता है, आप फास्ट उनको चेक करना जानते हो, तो इतनी देर में तो बहुत सारे सवाल चेक हो सकते हैं। तो ये संख्या जो थी, जो हमारा ये आंसर नहीं होगी, हमें आंसर वो चाहिए जो संख्या किसी से कट जाए। तो अब हम बात करेंगे 437 की। अब 437 क्या है? ये जो है 21 का वर्ग है लगभग। 21 का वर्ग क्या होता है? 441, तो लगभग यही हुआ ना। तो संख्याएं कौन सी होंगी? इससे छोटी अभाज्य संख्याएं ये संख्याएं होंगी। बस इन्हीं से काट के देखना है, कट रहा है तो ठीक है। और देखो भैया 19 से ही कटेगा ये, और किसी से नहीं कट रहा है, शायद बीच में नहीं कटेगा ये। 4 3 7 7 7 14, 19 से ही कटेगा। देखिए 19 दूनी 38, 5 बचा, 57 हो गया, 19 दिया 57, इसी से कट रहा है, ठीक है। तो आप इसे जब चेक करोगे ना तो यहां से लेकर के 17 तक किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। और जब भी ऐसा सवाल आएगा तो हमेशा बड़ी संख्याओं से ही कटेगा। छोटी संख्या से कटने वाला होगा तो आप बहुत आसानी से चेक कर लोगे, छोटी संख्या से नहीं कटेगा, बड़ी संख्या से ही कटेगा। थोड़ा सा आधे से कम ऊपर तक चले जाओगे तभी जाकर के आपको एक संख्या ऐसी मिलेगी जो इसको काटेगी, तभी वो संख्या दिखने में सारी की सारी अभाज्य जैसी लग रही है। अगला सवाल है हमारे पास
तेल का बर्तन यानी कंटेनर 4/5 भाग भरा हुआ है। जब उसमें से 6 बोतल तेल निकाल लिया जाता है तो, और उसमें 4 बोतल डाल दिया जाता है, यानी कि 2 बोतल निकाल लिया। भाई 6 बोतल निकाला, 4 बोतल डाला, यानी कि 2 बोतल तो फिर भी निकाल लिया। तो कह रहा है बाद में ये 3/4 भरा रह जाता है, बर्तन में तेल की कितनी बोतलें आ सकती हैं, मतलब उस बर्तन में तेल की कितनी बोतलों को हम पलट सकते हैं। 4/5 और 3/4, 1/5, 1/20, 20 दूनी 40, ये आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही आपको करना है, इसी तरह से आपको करना है, लेकिन समझना है। देखिए मैंने किस तरीके से किया, हम इसको लिख के भी कर सकते थे, लेकिन हमने कैसे किया। 4/5 का मतलब 80% हो गया, 80 हो गया ना। 3/4 का मतलब 85 हो गया, सॉरी हाँ 75 हुआ। 3/4 का मतलब 75 और ये हो गया 80। दोनों का अंतर क्या रहा, 5। और 5 जो होता है वो कितना होता है, 1/20। 5% का मतलब क्या होता है, 1/20। और 1/20 भाग अगर 2 बोतलों के बराबर है तो पूरी टोटल बोतलें कितनी भर जाएंगी, 40। अभी भी ज़्यादातर लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी कुछ लोग अभी रह गए, उनका भी ख्याल है, मुझे परेशान ना हो। देखिए क्या किया हमने यहाँ पर। अभी भी मैं आपको कोई नई बात नहीं बताऊंगा, सिर्फ इतनी बात फिर से बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा थ्योरी के साथ। तेल का एक बर्तन 4/5 भरा हुआ था। जब 6 बोतलें निकाली और 4 बोतलें डाली, यानी कि कुल मिला के 2 बोतलें निकाल ली, यही तो मतलब हुआ। तो इसका मतलब यह है कि 4/5 भाग भरा हुआ था, ठीक है, लेकिन 3/4 भाग रह गया। कब, जब हमने 2 बोतलें उसमें से निकाल ली। तो जितना अंतर आया, ये अंतर किसके बराबर आया, 2 बोतलों के बराबर आएगा। फिर 2 बोतलें निकालनी है, इसीलिए तो ऐसा हुआ कि 4/5 भाग भरा था और 3/4 भाग भरा रह गया। अगर मान लो 4/5 भाग भरा था, 6 बोतलें निकालते, 6 बोतलें डाल देते, तो 4/5 तो फिर भी रह जाता। यहां पर अगर उसके हिस्से में, उसके भाग में अगर कोई अंतर आया, 4/5 भाग पहले भरा था, 3/4 रह गया, जो भी अंतर आया वो अंतर तो इसलिए आया कि 2 बोतलें इसमें निकाली जा चुकी हैं। ये जो 2 बोतलें निकाली जा चुकी हैं, वही तो डिफरेंस आया है। तो ये डिफरेंस किसके बराबर है, तो आप यहां से एलसीएम ले लेंगे 20, 5 चौका 20 और 4 चौक 16 माइनस 4 पंजे 20, 5 तिया 15, यानी 1/20 भाग बराबर हो गया 2 बोतल। तो पूरा हिस्सा यानी कि पूरे बर्तन में कितना आ जाएगा, 20 दूनी 40 बोतल। बात वही थी, बस यहां पर हमने थोड़ा सा थ्योरी के साथ उसको समझा दिया। लेकिन सबसे पहला जो मेथड था बहुत अच्छा था और वही अच्छा था, ये समझ लीजिए। इस तरह से लिख के करेंगे काफ़ी टाइम लग जाएगा, ओरल करेंगे कम समय लगेगा। अगला सवाल है हमारे सामने, 300 प्रश्नों की एक किताब के पन्ने पर नंबर लगाने के लिए, मतलब नंबर लिखने के लिए, लगाने या लिखने एक ही बात है, के लिए कितने अंक अपेक्षित हैं, मतलब कितने अंकों की आवश्यकता होगी। इसका मतलब क्या है, एक किताब हो गई, ये किताब है और यहां पर हम नंबर डालते हैं ना, 1 2, अगला पेज पलट दिया 3 4, फिर पेज पलट दिया 5 6। तो इस तरह से जब हम नंबर डालेंगे 300 तक, तो हमें कितने अंकों की आवश्यकता होगी। हमने इस तरह का एक सवाल किया था, अगर आप लोगों को किसी को याद आ रहा हो, और बहुत जल्दी अभी हमने रिसेंटली इसको किया था। 1 से लेकर के 100 तक के अंक लिखने के लिए हमें कितने अंकों की आवश्यकता होगी, हमने ऐसा सवाल किया था। 192 आंसर आया था, किया था ना। तो 192 तो वही याद रख सकते हो, पूरा 192 याद रख सकते हो, क्या दिक्कत है इसमें। अगर एक सवाल कर रखा है तो उसका यूज कर लो, हालांकि नहीं करोगे और हम तब भी बताएंगे तुम्हें, चिंता ना करो। अब हम 100 तक आ गए, 300 तक जाना है, तो 101 से लेकर के 300 तक ये कितनी संख्या हुई, नहीं संख्याएं कितनी हुई हैं, 200 संख्याएं हुई। और 200 संख्याएं ये सब 3-3 अंक वाली हैं, तो इन सब के लिए 600 अंक चाहिए। तो 600 और 192 बराबर 792 अंकों से हम लिख सकते हैं 1 से लेकर के 300 तक की सभी संख्याएं। अब इसी को हम, अगर नहीं पता है, मान लीजिए 192 वाली बात भी नहीं याद है, किसी बालक को भूल गया, तो क्या करेंगे, देखिए 0 से 9, 1 अंक वाली 9 होती हैं, 2 अंक वाली 90 होती हैं, ठीक है, 2 अंक वाली 90 होती हैं, और 3 अंक वाली 100 से शुरू होगी, और 100 से लेकर के 300 तक संख्याएं हुई 201। ये वाली गलती मत करना, बहुत से बच्चे जो है वो क्या करते हैं, 100 से लेकर के 300 तक वो कहते हैं कि 200 हुआ, ये गलती मत करना। 10 से लेकर के 20 तक कितना हुआ, लोग कहते हैं 10 हुआ, ये 11 हुआ,
11 से 20 तक 10 होगा, 10 से लेकर के 20 तक तो 11 हुआ। ये वाली गलती मत करना, ठीक है। ऐसी गलती करोगे तो सारा पढ़ा लिखा बेकार हो जाएगा। तो 3 अंकों वाली संख्या है, 100 से लेकर के 300 तक कितनी हुई, 201, और 201 का 3 गुना करेंगे क्योंकि हर संख्या को लिखने के लिए 3 अंकों की जरूरत पड़ेगी, यानी 603। कितना, 603। और सबको जोड़ दीजिए यहां से आप, सॉरी इस तरह से नहीं, 90, हाँ 90 जो संख्या थी उनको 180 लिखना पड़ेगा, और ये 9 थी, ठीक है। जो 2 अंकों की संख्याएं थी 90, उनको 180 अंक चाहिए, तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका 792। क्लियर हो गया। इस तरह से कर सकते हैं, अदरवाइज ये वाला आप याद रखिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। 100 वाला ये सवाल ज़्यादा पूछा जा सकता है, 192 वाला अगर ध्यान रहता है तो और अच्छी बात है, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्योंकि 192 वाला अगर पता है तो आगे का लगाना बहुत आसान सा रहेगा। मान लीजिए सवाल में यहाँ 300 दिया है, कहीं वो 400 पूछ सकता है, कहीं 250 पूछ सकता है, कभी 150 पूछ सकता है, 200 पूछ सकता है। अगर आपको 100 वाला याद है तो कम से कम 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता है। अगर वो पता है तो आगे का बहुत सिंपल हो जाता है। एक अगला सवाल यहाँ पर आता है, क्या दिया है, अच्छा यहाँ पर हमें फिल करना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन से संख्या, ये एक छोटी सी संख्या दे रखी है, ये संख्या विभाजित हो जाएगी। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं भाई कितने अंक हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार 1 1 1 1 लिखा गया है। हमें ये बताना है कि इनमें से ये किससे कट जाएगी। तो देखिए अगर ये 12 बार लिखा है तो 11 से तो पक्का कट जाएगी। क्यों कट जाएगी, जब 12 बार लिखा है तो एक एक करके ऐसे जोड़ेंगे तो 6 आएगा, और माइनस जो बचे हुए हैं वो भी कितने आएंगे, 6 आएंगे। तो 11 से तो पक्का कटेगी, लेकिन 9 से नहीं कटेगी। 9 से कटने का नियम क्या होता है, संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। जबकि ये 1 1 1 1 12 बार लिखा गया तो इसके संख्या के अंकों का योग कितना होगा, 12 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं कटेगा। तो आंसर में फिलहाल हम 11 वाला आंसर चेक करें, इन दोनों में से कोई हमारा एक आंसर हो सकता है। अब बात ये करें कि अगर ये 1 1 1 1 12 बार दिया है तो 3 से तो कट जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला आंसर हो जाएगा, जिसमें 3 और 11 वाला आंसर सही हो जाएगा। बात तो समझ में आ रही होगी। क्या है, सारी चीजें पहले से पढ़ रखी होती हैं, बस उन्हीं का यूज आता रहता है, उसको ही समझना है। यदि 4 से 55 तक की संख्या जो 3 से विभाज्य है, बहुत ही अच्छा सवाल है, 4 से 55 तक की संख्या जो, लेकिन अकल का तो यूज है, सवाल इसीलिए आ रहा है कि हर एक में अकल का यूज तो होना ही है। 4 से 55 तक की, ऐसा सवाल लगभग हम हर सेट में दे रहे हैं। 4 से 55 तक की संख्या जो 3 से विभाज्य है तथा यह संख्याएं, या यहां पर होना चाहिए था तथा वह संख्याएं जिनका कोई अंक 3 हो हटा दिया जाए, तब कितनी संख्याएं बच जाएंगी। सबसे पहले तो आप ये देखिए 4 से लेकर के 55 तक टोटल संख्याएं होंगी कितनी, अंक नहीं गिनने हैं, संख्याएं कितनी हैं ये बताना है। ठीक है, तो 4 से लेकर 55 तक कितनी होंगी। बहुत से बच्चे तो यही काम, यहीं पे गलती कर लेंगे, शुरुआत में कहेंगे कि 51 संख्याएं होंगी। 4 से लेकर के 55 तक टोटल 51 संख्याएं होंगी। अगर आपने ऐसा किया तो गलती कर ली। 4 से लेकर के 51 तक अगर कह रहे हो और आपने 4 को भी घटा दिया, इसका मतलब गलती कर दी। तो 55 से आपको क्या घटाना चाहिए था, 3, यानी कि 52 संख्याएं होंगी। सबसे पहले तो टोटल संख्याएं होंगी कितनी, 52 संख्या। भाई 4 से शुरू करिए, 4 को 1 गिनिए, 5 को 2 गिनिए और 55 तक जाइए तो 52 संख्याएं होंगी जो कि 4 से लेकर के 55 तक रही होंगी। अब वो कह रहा है ऐसी संख्याएं जो 3 से कट जाएं उन्हें हटा दो, तथा ऐसी संख्या जिनका कोई भी अंक 3 हो उसे भी हटा दो। तो बताइए कितनी संख्याएं बचेंगी। तो एक हमें यहां पर क्या मिलता है, एक बार एक ग्रुप मिलता है, जिस ग्रुप में लगातार 3 आता है वो कितनी संख्याएं होंगी लगातार, 10 संख्याएं। 10 संख्याएं लगातार मिलेंगी ना हमें। देखिए 30 से लेकर के 39 तक ये लगातार हमें 10 संख्याएं मिलेंगी। 10 संख्याएं तो ये वाली हटानी है, तो पहले से ही आप इनमें से 10 माइनस करके क्या लिखोगे, 42 लिख दो। ठीक है ना, 42 लिख लो। और इसके बाद क्या करोगे,
फिर इनमें से वो संख्या घटा दो जो 3 से कटने वाली हैं। अब देखिए 3 से कौन कौन कटेगा, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 27 और हाँ 24 भी आएगा। लेकिन अब हम 30 पे नहीं जाएंगे, वो तो हमने इकट्ठा ही थोक में घटा दिया उनको, 30 से लेकर के सारी घटा दी। अब आ जाएगी 42, 45, 48 और 51 और एक होगी 54। 55 क्यों होगी, 54। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब 42 में से 13 और घटा लो, 13 ही संख्या बचेंगी ना ये। अच्छा हाँ, अभी ये भी तो घटानी पड़ेंगी, उन पर ध्यान ही नहीं दिया। इसके अलावा ये तो 3 से कटने वाली हो गई, इसके अलावा 13 है, 23 है, 43 है और 53, ये संख्या भी घटानी पड़ेंगी। तो कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 संख्याएं इसमें से और घटा लो। 17 घटाने के बाद कितनी बच जाएंगी, 25। तो यहाँ पर टोटल ये 25 संख्या बचेंगी। अब करने के लिए आप जैसे चाहें कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, 4 से लेकर 55 तक का ही तो है, तो इसमें आप जैसे चाहें कर सकते हो। जो भी संख्याएं हैं जिसमें 3 एक बार भी आ रहा है, जिसमें 3 अंक आ रहा है, वो संख्या हटानी है। जो संख्या 3 से कट रही है वो पूरी संख्या हटानी है, बस ये समझ लीजिए। इसके अलावा जो भी बचेंगी उन सभी संख्याओं को ले लेना। अभी 3 से एलर्जी है, यहाँ पर 3 आ रहा है तो हटाना है, 3 से कट रही है तो भी हटाना है। 3 के अलावा जो भी संख्या आ रही है उन सबको लेना है। तो ऐसी संख्या यहाँ पर 25 हो जाएगी। चलिए इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। 10वां हो गया, और आगे बढ़े, बहुत जल्दी 13वीं तक भी जाएंगे। 2 अंकों की एक संख्या और उसके दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग 132 है। अंकों का अंतर 4 है, तो संख्या ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पर वैसे तो ये काफ़ी कॉमन है, लेकिन ऐसे सवाल को हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन से करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए 37 है, इसको हम 73 लिख सकते हैं, और इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या ये 132 आएगा, नहीं आएगा ना, तो इसे हटा दो। 84 को हम क्या लिख सकते हैं, 48 पलटने पर, इसको जोड़ेंगे 132 आ जाएगा। दोनों का अंतर कितना है, 4 है, तो आंसर भी क्या रहेगा, 84 आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ जाते हैं। फिर कोई ये तो नहीं जानना चाहता है कि ये डिटेल में कैसे होगा, संजीव है नहीं आज, चलो खैर कुछ और अगले जो सवाल बचे हुए उनको भी निपटा लेते हैं। 200 और 600 के मध्य कितनी संख्याएं 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित हैं। 200 और 600 के मध्य कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित हैं। तो देखिए 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाजित होने का मतलब क्या है, इनका एलसीएम। तो 4, 5, 6 से अगर विभाजित है मतलब उसका एलसीएम क्या है ये जानना चाहता है। तो एलसीएम हमने 60 निकाल लिया। अब वो ये जानना चाहता है कि 60 से कटने वाली 200 से 600 के मध्य कितनी संख्याएं होंगी। ध्यान रखिएगा मध्य बोला है, ना कि 200 से लेकर के 600 तक। अगर 200 से लेकर 600 तक बोलता तो 60 से कटने वाली 600 भी इंक्लूड हो जाती, लेकिन मध्य बोला है तो 60 से कटने वाली 600 हम इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। तो ऐसे सवाल के लिए हम क्या करते हैं, पीछे भी क्लासेस में हम कर चुके हैं, प्रैक्टिस सेट में हम कर चुके हैं। 60 से हम इसको भी काटेंगे लेकिन 9 भाग डालेंगे भाई, क्योंकि 600 को नहीं, 600 के मध्य कह रहा है। तो 599 को मान लीजिए हम काट के देख रहे हैं, ठीक है ना। तो हम पूरा जो 600 है, हालांकि वो भी कटेगा, 6 ढाई 60 होता है, लेकिन हम 600 को शामिल नहीं कर सकते, मध्य बोला है उसने, ठीक है। अब यहां भी काट के देख लेंगे तो कितना आएगा, सॉरी 6 3 18, केवल 3 आएगा। तो क्या करेंगे, 600 तक 9 मिल रही हैं जबकि 300 तक 3 मिल रही हैं, दोनों का अंतर क्या आएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 200 से लेकर के 600 के बीच कितनी संख्या होंगी, तो वो 6 संख्या होंगी। और चाहे तो आप लिख सकते हो 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, ठीक है, यही तो संख्या होंगी। 6 नेम 54,
और 6×60 को हम ले नहीं सकते। 1 2 3 4 5 6, ये 6 संख्या हो गई। आप ऐसे कर लो, भाग मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटा सवाल है ना, अगर 200 से लेकर 1800 तक दे दिया होता तो क्या ऐसे लिखते रहते? नहीं लिखते ना। तो उस कंडीशन में आपको डिवाइड वाला जो मेथड है वो आना चाहिए, तभी ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए बातें नहीं करें। और देखिए काफ़ी मेहनत पड़ी थी इनमें, बहुत सारे हमने जो सेट बनाए थे 5 सेट, और हर सेट में हमने 20 से लेकर के कुछ प्लस भी सवाल रहे थे, किसी में कम भी थे। आज भी 20 केवल 19 है इसमें, तो लगभग मान के चलिए 100 क्वेश्चन तो हमने आपको दिए हैं। और आगे भी आप लोगों की प्रतिक्रिया अच्छी नहीं आ रही है, कुछ ऐसा मुझे लग रहा था, क्योंकि सारी मैंने वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब पर ही दी हैं ये वाली, तो इस वजह से मैंने प्लान ये किया है कि अब हम इसको यहीं पे छोड़ करके आगे अपना चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप लोग पता नहीं क्या सिर्फ कोर्स ही कोर्स करना चाहते हो, लगता है प्रैक्टिस करना नहीं चाहते। चलिए एक सवाल ये आया, बहुत अच्छा सवाल है। किसी पार्किंग में प्रति 3 सेकंड में एक कार प्रवेश करती है। किसी पार्किंग में, बहुत अच्छा सवाल है ये वाला, किसी पार्किंग में प्रति 3 सेकंड में एक कार प्रवेश करती है। 3 सेकंड में एक कार ये प्रवेश करती है, पार्किंग में जाती है, तथा हर 7 सेकंड में कितनी कार? एक कार निकल जाती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, देखिए यहां पर हमें चलिए स्टार्ट करें। 3 सेकंड में एक कार, तो आप ये काम ये कर सकते हो, 1 सेकंड में कितनी कारें यहां पर प्रवेश कर रही हैं, तो आप बता सकते हो 1/3 कार। और अगर 7 सेकंड में एक कार निकल जाती है, तो 1 सेकंड में अगर हम निकालें तो 1/7 कार यहां से निकल जाती है। ये काम कर सकते हो। इसके बहुत सारे मेथड है और बहुत ही सिंपल सा सवाल है ये। तो यहां से आप क्या करोगे, इन दोनों को 1/3 और 1/7 का एलसीएम ले लो माइनस करके, क्योंकि इतनी कार प्रवेश कर रही है, इतनी कारें निकल रही हैं, दोनों का अंतर देख लो कि कितनी कारें ऐसी हैं जो उसमें भरी जा रही हैं। पार्किंग में, पार्किंग लॉट जो है उसमें भरी जा रही है, पार्किंग लॉट होती है, पार्किंग लॉट में भरी जा रही हैं। तो वो भरी कितनी जा रही है भाई, जितनी भरी जा रही हैं उनके अलावा जो निकाली जा रही हैं उनको माइनस करना पड़ेगा। तो यहां से कितना मिल जाएगा, देखिए 21 एलसीएम हो जाएगा, 3 सत्ते और 7 तिया, यानी 4/21। तो ये क्या हुआ, 4/21 कार प्रति सेकंड। हाँ, 21 सेकंड में 4 कारें। तो इसका मतलब हमें जो बताना है, हमें बताना है दर प्रति कार कितने सेकंड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 21/4 यहां पर लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। तो अब हमारा यहां पे आंसर कहीं ना कहीं मिल जाएगा, 4 पंजे 20 1 21, यही वाला आंसर तो है, पहला आंसर है यहां पर। अब इस सवाल को आप एक दूसरे तरीके से समझ सकते थे। वो क्या हो जाता, ये सब लिखना नहीं पड़ता। 3 सेकंड में एक कार, उधर 7 सेकंड में एक कार निकल जाती है। तो हम यहां पर क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं 21। हम देखते हैं कि 21 सेकंड में क्या बदलाव आ रहा है। तो 21 सेकंड में इधर 7 कारें आ रही हैं और 21 सेकंड में 3 कारें हर 7-7 मिनट पे चली जाती। तो 21 सेकंड में 4 कारें बचती, 21/4 हमारा एकदम आ जाता। ठीक है, एलसीएम लेकर के हम इसको ओरल समझ सकते थे। ये सवाल ना सीधे आप चाहो कि हम एग्जाम में बैठ करके वहीं कर लेंगे, लाला बन जाएंगे, लाला जैसे सोचता है वैसे सोच लेंगे और कर लेंगे, तो ये दिक्कत रहती है, मुश्किल हो जाएगा। आपको यहां प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यहीं पे बनना पड़ेगा जो भी बनना है। यहां पे बनोगे तो वहां काम आएगा, लेकिन सीधे सीधे वहीं जाके होशियारी दिखाने की कोशिश करोगे, बात नहीं बनेगी भाई। प्रैक्टिस भी कोई चीज होती है, ऐसा नहीं है कि आप सीधे गए और अपना माइंड का पूरा यूज करेंगे, नहा धो के गए, पूजा पाठ करके और वहां जाके डट गए और एग्जाम में बोले अब तो हम कर ही लेंगे, बहुत मन से कर रहे हैं आज। फिर पिछले बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो कई सालों से मन से लगे पड़े हैं, तो कई महीनों से, कई सालों से जो लगे पड़े हैं भी उनको टक्कर देनी है, तो फिर आपको ठीक से पढ़ना पड़ेगा। एक विशिष्ट लदान में 120 नई कारें हैं, 120 नई कारें हैं जिनमें से 2/3 कारों में रेडियो लगा है। ठीक है, देखिए 120 का 2/3 कितना होता है, 80।
और देखिए ये चीज़ें अगर कोई डायरेक्ट नहीं कर पाता है ना, तो थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करिए। भाई मैंने इसको कैसे बता दिया, इसका 2/3 कर दिया, 2/3, या फिर ऐसा समझ लो 120 के 3 हिस्से कर दिए, एक हिस्सा हुआ 40 और 40 के 2 हिस्से हो गए 80। तो इन कामों में देर नहीं लगनी चाहिए, देर लगेगी तो फिर टाइम ज़्यादा निकल जाएगा। इसके बाद कह रहा है जिनमें से 2/3 कारें कैसी थी, रेडियो लगी हुई थी, और 2/5 भाग कारें जो थी वो एसी वाली थी। अब 2/5 120 का 2/5 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अगर 2/5 48 हुआ, इसका मतलब कुल मिला के 128 कारों की बात हो रही है। 128 कारों की बात हो रही है, जिनमें किसी में एसी लगा हुआ है या फिर किसी में रेडियो लगा हुआ है। जबकि हम शुरुआत से चल रहे थे सिर्फ 120 कारों को लेकर के, ये 8 कारें कहां से एक्स्ट्रा आ गई। अभी थोड़ा सा सवाल और पढ़िए, ये सवाल बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने आपको कभी बताया होगा पिछली किसी क्लासेस में। और अगला जो हमारा चैप्टर आ रहा है परसेंटेज, वहां पर ये जरूर मिलेगा, जिसमें आपको बताया होगा कि इतने छात्र फुटबॉल खेलते हैं, इतने छात्र जो है क्रिकेट खेलते हैं, या इतने लोगों ने चाय पसंद है, इतने लोगों को कॉफ़ी पसंद है, कुछ इस तरह का सवाल हमने कराया होगा। और हाँ, हमने ध्यान आ रहा है कि मैंने रीजनिंग में ये सवाल कराया था, रीजनिंग में वेन डायग्राम में हमने इस तरह के प्रश्नों को पढ़ा था। वीडियो पड़ा हुआ है, अगर कोई देखना चाहता है तो देख सकता है। 128, लेकिन वो कह रहा है कि अगर 20 कारें इनमें से ऐसी भी हैं जिनमें ना तो एसी लगा है और ना ही उनमें रेडियो लगा है, इसका मतलब 120 में से 20 तो गया, बचा कितना, 100 कारों में ही कुछ ना कुछ लगा हुआ है, बस 100 कारों में ही कुछ ना कुछ लगा हुआ है। लेकिन ये कह रहा है कि 128 कारों में एसी या फिर क्या लगा हुआ है, रेडियो लगा हुआ है। इसका मतलब 28 कारें ऐसी हैं जिनमें रेडियो भी लगा है और एसी भी लगा है। 28 कारें हुई जिनमें रेडियो भी और एसी भी। भाई ए वाली 128 तो समझ में आ रही होगी सभी लोगों को। 128 कार ऐसी हैं जिनमें कुछ ना कुछ लगा है, एसी लगा है, रेडियो लगा है, या शायद दोनों चीजें भी लगी होंगी, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि 120 में से 20 कारें ऐसी जिनमें कुछ भी नहीं लगा, यानी कि सिर्फ 100 कारें ऐसी हुई जिनमें कुछ ना कुछ लगा है। जबकि हम कह रहे हैं 128 कारें हैं जिनमें कुछ ना कुछ लगा है। तो ये 28 जो एक्स्ट्रा वाला है, ये वही 28 है जो एसी में भी गिना जा रहा है और यही 28 रेडियो में भी गिना जा रहा है। मतलब कुछ कारें, 28 कारें ऐसी हैं जिनमें रेडियो भी लगा है और एसी भी लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। और आगे बढ़ते हैं फिर। अगला एक सवाल और आया, एएसएम में आया हुआ सवाल है ये। मैक के पास कैन से 3, ये देखिए वो है, ये करेंसी है लीरा, लीरा का साइन है ये, यूरो का नहीं होगा ये, शायद ये लीरा का है। अब देख लीजिएगा, लीरा ही लग रहा है मुझे तो, ये यूरो का शायद ये नहीं है, और हो भी सकता है, मुझे इतना कंफर्म भी नहीं है। मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, मुझे इतना ध्यान नहीं, दूसरों के देश की कंट्री पे ध्यान नहीं दिया मैंने। चलिए, मैक के पास कैन से 3 रुपया मान लेते हैं, 3 रुपया ज़्यादा है। मैक के पास कैन से 3 रुपया ज़्यादा है, परंतु कैन ने घोड़ों पर दाव जीतकर अपनी रकम 3 गुनी कर ली। उसने घोड़ों पर एक दाव जीत लिया और अपनी रकम को कितना कर लिया, 3 गुना कर लिया, जिससे कि अब उसके पास उन दोनों लड़कों के बीच जो मूल धनराशि थी उससे 2 रुपया और ज्यादा है। कैन ने जीतने से पहले मैक व कैन के पास कितनी धनराशि थी, ठीक है। इसको ऐसा करते हैं, दोनों के पास कितनी धनराशि थी पूछा गया है, ऑप्शन से निकलने का तो मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन, वैसे निकल भी जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ऑप्शन से भी निकल जाएगा, लेकिन हम पहले डिटेल में चलें। ऑप्शन से भी निकल आएगा, डेफिनेट निकल आएगा, समझ में आ गया मुझे कैसे निकलेगा, लेकिन पहले कर लेते हैं। मैक के पास कैन से, देखिए हमने कैन को लिखा यहाँ पर, कैन के पास मान लीजिए 3 रुपये एक्स थे, कितने थे एक्स, और मैक के पास कितने थे, कैन से 3 रुपया ज़्यादा, कितने हो गए, एक के पास एक्स और एक के पास एक्स प्लस 3। इस सवाल में कुछ नहीं है, थोड़े विदेशी नाम यहाँ जरूर दे रखे हैं, बाकी कुछ नहीं है सवाल में, परेशान ना हो बिल्कुल भी। परंतु कैन ने क्या किया, कैन ने अपनी राशि को 3 गुना कर लिया, यानी कैन के पास बाद में कितनी राशि हो गई होगी, 3 गुनी, यानी कि 3x हो गई। तो ये कह रहा है जिससे अब उसके पास उन दोनों लड़कों की जो भी राशि पहले थी,
तो मूल राशि दोनों के पास टोटल कितनी थी, x प्लस 3 यानी कि 2x प्लस 3। ठीक है, पहले कितनी राशि थी, 2x प्लस 3 थी, तो कह रहा है 2x प्लस 3 जो राशि थी उससे भी 2 रुपया और ज्यादा के बराबर हो गया किसके पास, कैन के पास। कब, जब उसने घोड़ों पर एक दांव लगाया था और वो दांव जीतने के बाद उसकी राशि जब 3 गुनी हो गई थी, तब उसकी राशि दोनों लोगों की मूल राशि से भी 2 रुपया ज्यादा थी। क्लियर। तो इसका मतलब इसके पास हो गए 2x प्लस 5 बराबर 3x। एक x बचेगा इधर और इधर बचेगा 5। x बराबर कितना हुआ, 5, तो आंसर कितना हुआ, 13। कैसे, एक के पास 5 थे तो एक के पास तो इससे भी 3 ज्यादा थे, यानी एक के पास 5 थे तो एक के पास 8 थे, तो टोटल कितने थे दोनों के पास, 13। अब हम इसको ऑप्शन से कैसे कर सकते थे, हम इसे ऑप्शन से कैसे कर सकते थे, एक के पास 3 रुपया ज्यादा है, 3 हटाओ और आधा आधा कर दो, तो एक के पास 5 और एक के पास 8 हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, उसने क्या किया, मैक के पास कैन से ज्यादा थे और कैन जीत गया बाद में, तो ये है कैन, ये है मैक। इसने अपनी राशि को 3 गुना कर लिया, दिखाई दे रहा है नहीं यहाँ पे, चलिए यहाँ लिख देते हैं। उसने अपनी राशि को जीत करके कितना कर लिया, 3 गुना कर लिया, लेकिन अभी भी उसकी जो धनराशि है वो इन दोनों की मूल धनराशि से 2 रुपया ज्यादा है। 8 5 13, देखिए 13 से 2 रुपया ज्यादा है, आंसर हमारा हो गया। तो ऐसे भी हो जाएगा। ये जो सवाल है ना, यहां पर मैक कैन और लीरा वीरा जो भी डाल दिया इन्होंने, लेकिन ऐसा सवाल हमेशा से पूछा जाता है, हमेशा से। कभी इतने कंचे थे, इतनी गोलियां थी, इतने रुपए थे, इतने ताश थे, तो इस तरह का सवाल पूछा जाता है। ये 2010 में जो एग्जाम हुआ था उत्तर प्रदेश पुलिस का, उस समय से ही प्रचलन में है, ऐसा सवाल आता है, लगभग हर बार ऐसा सवाल आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगला एक सवाल आ गया, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, रेलवे में। देखिए इस सवाल को मैंने यहां पर ये स्पेशली ये मैंने खुद लिखा हुआ है, रेलवे में करीब ये 2012 में नहीं आया, ये रेलवे में 12 बार आया है। कब से, 2003 से लेकर के 2016 तक, और इसके बाद भी अगर कोई रेलवे का पेपर दिया होगा तो उसमें भी आ गया होगा। मैंने सारा लिखना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि जितना सवाल है उससे भी 3 गुनी ज्यादा जगह में लिखा हुआ था कि कितनी जगह आया है, उससे भी 3 गुनी ज्यादा जगह में लिखा हुआ था कि रेलवे कौन से, गुवाहाटी वाले में आया, दिल्ली वाले में आया, आरआरबी में आया, कौन से एग्जाम में आया है। तो ग्रुप डी से लेकर के एएसएम तक, गुड्स गार्ड, किसी भी लेवल पे, लगभग हर लेवल पे इस सवाल को पूछा गया। ये रेलवे में 12 बार आया हुआ सवाल था मेरी उस किताब के अकॉर्डिंग जहां से मैंने इस सवाल को लिया है। ठीक है, तो ये मत देख सोचना कि 2012 में आया हुआ है ये रेलवे में, ये इसीलिए लिखा था यहाँ पे जो मुझे याद आ जाए और मैं आपको बता सकूं कि ये सवाल कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 14 है। 2 अंकों की कोई एक संख्या है, उसके अंकों का योग 14 है, x प्लस वाई बराबर 14 तो लिख ही लें पहले तो। यदि उनमें से 36 जोड़ा जाता है तो अंकों का स्थान पलट जाता है। देखिए संख्या हम क्या मानते हैं, 10x प्लस वाई, एक संख्या दहाई की मानेंगे, इकाई की मानेंगे। अगर इसमें 36 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, अंक पलट जाते हैं, मतलब दहाई वाला इकाई की जगह आ जाता है, इकाई वाला कहाँ जाता है, दहाई की जगह चला जाता है। ये इसका प्रोसेस है सवाल का। हालांकि बिना प्रोसेस के डायरेक्ट भी हम इसमें मार सकते हैं इसका आंसर, बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। उसके अंकों का स्थान पलट जाता है, तो दोनों अंकों में छोटा वाला अंक कौन सा है ये हमें बताना है। चलिए एक काम करते हैं, यहां से ये 10x है, ये वाला x इधर आएगा तो क्या बचेगा, 9x, ये वाला 10 इधर आएगा तो माइनस का 9y बचेगा, बराबर 36 हो जाएगा। या ऐसा करिए, ठीक है इतना ही आना है, क्योंकि जब हम इधर लेके आएंगे तो ये सब माइनस में आएंगे, ये वाला इधर आएगा तो ये माइनस में आएगा, और ये इधर जाएगा तो भी माइनस में जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो यहाँ पर x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा, एक समीकरण ये था और एक समीकरण ये बन गया, 2 समीकरण बन गए। अब दोनों समीकरण जब बन गए हैं तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो बाई से बाई कट जाएगा, 2x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आएगा यहाँ से 9। और अगर एक मान 9 आ चुका है तो दूसरा मान क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तभी तो दोनों अंकों का अंतर नहीं, अंतर तो नहीं दिया, हाँ योग 14 दे रखा है, तो दूसरा वाला कितना आएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 आ जाएगा, मतलब वो संख्या होगी 95 और छोटा वाला अंक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। संख्या क्या होगी, 95 होगी। ठीक है, तो संख्या 95 आप कह सकते हो, या फिर संख्या को आप 50
59 भी कह सकते हो, दोनों ही हो सकती हैं संख्याएं, तो 59 भी तो हो सकती है। और इन दोनों का देखिए अंतर क्या आएगा, 36 इनका अंतर भी आ जाएगा। और ये कंडीशन और भी कहीं फिट हो सकती है क्या? हाँ, एक अंक तो 9 आ ही चुका है, तो डेफिनेट दूसरा वाला 5 होगा, ठीक है, क्योंकि अंकों का योग भी तो हमें 14 करना है। बस यहीं पे यही रहेगा, और इसका जो है छोटा वाला अंक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस तरह से सवाल को आप कर सकते हो। अगर बाई चांस संख्या दे रखी होती फिर तो इससे ज़्यादा सिंपल कोई सवाल ही नहीं होता। ये सवाल सिर्फ इसीलिए बार बार पूछा गया क्योंकि इसमें वो संख्या नहीं दी है। संख्या दी होती हम ज़रा देर में कंपेयर कर लेते हैं, लेकिन यहाँ कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं, हमको इस तरह से करना ही पड़ेगा। तो ये सवाल देखिए कितनी बार आया हुआ है, ग्रुप डी में भी कई बार पूछा गया। और ग्रुप डी वाले जो बच्चे हैं ना, वो कभी भी ना ये ना सोचें कि हमारा तो पेपर बहुत सिंपल आएगा, हमारे वाले पेपर का तो लेवल बहुत हल्का है, हम तो ग्रुप डी का देने जा रहे हैं। आप एनटीपीसी से भी ज़्यादा टफ पेपर देने जाएंगे। एनटीपीसी का इतना टफ नहीं आएगा जितना टफ ग्रुप डी का आएगा। ये बात जो मैं कह रहा हूँ ऐसे नहीं बोल रहा, 100% ऐसा होता है, इसीलिए बोली जा रही है बात। अगला सवाल देखें, यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या को सबसे बड़ी 1 अंकों वाली प्राथमिक संख्या से विभाजित किया जाता है। क्या कह दिया भाई इसने, यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या को सबसे बड़ी 1 अंक वाली प्राथमिक संख्या, ये क्या होता है, प्राथमिक संख्या क्या होता है भाई? इस सवाल में ना जब मैंने इसको टाइप किया था, प्राथमिक के साथ यहां पे अंग्रेजी में लिखा हुआ था कि प्राथमिक होता क्या है, लेकिन मैंने यहां पर उसको हटा दिया। इसीलिए प्राथमिक लिखा होता और इंग्लिश में भी लिखा होता, आप ध्यान नहीं देते हो उस पर, भले ही बाद में जाके अभी तो कर लेते, अच्छा ठीक है प्राथमिक ये होता है, समझ में आ जाता, लेकिन दोबारा कभी आ जाता, गलती कर जाते हैं। तो इसीलिए यहीं पे रोकना था आपके लिए। प्राथमिक संख्या जो होती है वो अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या प्राथमिक होती है। अच्छा, इसको प्राथमिक संख्या क्यों कहते हैं भाई? इसको प्राथमिक संख्या इसलिए कहते हैं, ये किसी और से मिलकर के ना बनती, बल्कि इससे, इसके गुणनफल से और संख्याएं बनती हैं, ठीक है ना, इसका फैक्टर नहीं होता, तो इसे हम प्राथमिक संख्या कहते हैं। जैसे 6 हमें बनाना है तो हम 2 तिया 6 कर सकते हैं, लेकिन 3 के लिए क्या करेंगे, वो तो हम 1 के साथ किसी का भी कर सकते हैं, 1 के साथ तो किसी का भी कर सकते हैं, लेकिन ये किसी और संख्या से मिलकर के नहीं बनती है। ये प्राइमरी नंबर होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, मतलब प्राथमिक होते हैं, स्टार्टिंग के नंबर होते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर होता है ये, सबसे पहली बात। अब ये देखिए क्या कह रहा है, हम सीधे फिर से सवाल पे आ जाते हैं। यदि किसी 2 अंकीय संख्या को सबसे बड़ी 1 अंक वाली प्राइम नंबर, अब 1 अंक वाली प्राइम नंबर क्या होती है, 7। किसी संख्या को 1 अंक वाली सबसे बड़ी प्राइम नंबर से हमने विभाजित किया, तब जो शेषफल का मान आया वो कितना आया, 4 आया। तब शेषफल का मान 4 होता है, ठीक है। यदि उस संख्या के अंकों का अंतर 4 है तो वह संख्या बताओ। अच्छा, हमें इस सवाल को ना ऑप्शन से करना चाहिए था, ऑप्शन से करना चाहिए था इस सवाल को, क्योंकि हम इस तरह से तो 7 चौक 28 यही निकाल सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से क्योंकि इसने अंतर की कंडीशन यहाँ दे रखी है, तो देखिए इनका अंतर भी 4 आ रहा है, इसका अंतर 4 नहीं आ रहा है, इसका अंतर 4 नहीं है, इसका अंतर 4 है, तो इन दोनों में से कोई एक हमारा आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए 73 है, तो हम क्या करेंगे भाई, 73 को अगर हम किसी से भी डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा किससे, 7 से करेंगे, 10 आ जाएगा। 10 आने के बाद यहाँ पर शेष कितना आ रहा है, 3, जबकि ये शेष कितना कह रहा है, 4 कह रहा है। तो यहाँ शेष वाली बात यहाँ पे फिट नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे पास भाजक भी तो नहीं है, मतलब भाजक है, भाज्य है, लेकिन भाज्य को भी हमने x माना हुआ है, भाजक कितना है, 7 है। अब भागफल भी तो कुछ होना चाहिए, केवल शेष से थोड़ी काम चलेगा भाई। आपको मल्टीप्लाई किसका करना है, 2 का मल्टीप्लाई करके फिर आप शेषफल जोड़ेंगे तभी तो x के इक्वल आएगा। तो जब तक वो संख्या नहीं है आपके पास, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं और उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 95 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 95 को जब हम सबसे बड़ी प्राइम नंबर से, 1 अंक वाली सबसे बड़ी प्राइम नंबर से जब काटेंगे, 13 7 91 हो जाएगा, और कितना बचेगा, 4। यही कह रहा है कि शेषफल का मान कितना आता है, 4 आ जाता है। क्लियर हो गया। अगले 1-2 सवाल और बचे हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में कितनी संख्या 175 से पूर्णता विभाजित है, पूर्णता विभाजित है। तो देखिए अभी लगभग मैं डेली 2 वीडियोस आपको दे रहा था, लेकिन आज कुछ ऐसा लग रहा है बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है, इतनी गर्मी है, आज एक ही वीडियो रखेंगे।
निम्नलिखित संख्याओं में कितनी संख्याएं 175 से पूर्णतः कटेंगी। अब देखिए 175 का मतलब हुआ जो 25 गुणा 7, 25 गुणा 7 यानी जो संख्या 7 से भी कटेगी और 25 से भी कटेगी वही संख्या 175 से कटेगी। और 25 से कटने की एक कंडीशन होती है, लास्ट में डबल जीरो आ जाए, 25 आ जाए, 75 आ जाए, तो ये सभी संख्याएं जो है 25 से कट जाएंगी। कितनी संख्याएं कट जाएंगी? 1 2 3 4 5 6। तो आंसर तो यहां पर दिया है, लेकिन इनमें से हर संख्या को 7 से भी कटना पड़ेगा। जितनी संख्याएं, अब ये जो संख्याएं 25 से कट गई हैं, 15 नहीं कटेगा, 35 ये भी नहीं कटेगा, तो ये तो अलग हटा दो। अब इसके अलावा जो भी संख्याएं हैं जो फिलहाल 25 से कट रही हैं, अगर वो संख्याएं 7 से भी कट जाती हैं तो ही वो हमारे आंसर में इंक्लूड होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। तो 7 से भी काटना, अभी देखिए 50 तो 7 से कटेगा नहीं, हटा दो। 7 एकम 7, 1 बचा 17 हो गया, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, कट जाएगा। इसको हम काउंट कर लेते हैं। 7 दूनी 14, 1 बचा 17 हो गया, ये भी कट जाएगा। इसे देख लें, 7 या 21, 5 बचा 52 हो गया, ये भी कट जाएगा। 7 सत्ते 49, 7 पंजे 35, कट जाएगा। इसको काटते हैं, 7 चौक 28, बचेगा 50, नहीं कटेगा। इसे काट लीजिए, 7 चौक 28, बचेगा 5, 52 हो जाएगा। 7 सत्ते 49, बचेगा 3, पंजे 35 हो जाएगा। यानी कि 1 2 3 4, 4 संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से भी कट रही हैं और 25 से भी कट रही हैं, मतलब 175 से कट जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह का विभाज्यता का नियम यहाँ पर लग रहा है और ऐसा सवाल भी पूछा जाता है। सवाल तो कैसा भी आ सकता है। एक आखिरी सवाल हमारी आज की इस क्लास का, 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आएगा? अब तक आप इकाई के स्थान पर पढ़ते आ रहे थे। 2 जो अंक है ना, 2 अंक यानी कि 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आएगा? 1 से 100 तक की गिनती लिखने पर 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आएगा? तो ये काफ़ी सिंपल सा सवाल है। देखिए शुरुआत में 1 आएगा, 10 से लेकर के 20 तक। अब 20 से शुरुआत होगी इसकी, 20 से लेकर 29 तक ही केवल ऐसा होगा, 10 बार ऐसा होगा कि 2 जो है वो दहाई के नंबर पे आएगा। अदरवाइज दहाई के नंबर पे क्या आएगा? 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 6 7, लेकिन 2 कहीं बार बार थोड़ी आएगा, 2 बार बार नहीं आएगा। तो ये 10 बार होगा ऐसा। दहाई के नंबर पे 2 जो है कितनी बार आएगा? 10 बार। अब सवाल ये पूछा जा सकता है 4 कितनी बार आएगा? 4 कितनी बार आएगा? वो भी 10 बार आएगा। 1 से लेकर 100 तक की अगर बात करें, अच्छा अगर 100 से लेकर के 101 से लेकर के अगर 200 तक पूछा जाए तो 2 कितनी बार आएगा दहाई के स्थान पर? कोई बताएगा? हाँ 200 तक, 101 से लेकर के 200 तक दहाई के स्थान पर कितनी बार आएगा? 2 कितनी बार आएगा? हाँ 10 ही बार आएगा। चलो ठीक है, इकाई वाले सवाल कई दिन से पढ़ रहे थे, दहाई वाला सवाल भी आ जाएगा तो आप कर लोगे। चलिए ठीक है, अभी इतना ही रहेगा। तो इसके बाद हम अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे और उस चैप्टर को भी हम पढ़ेंगे टॉपिक वाइज। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब 5 ये क्लासेस बीच में हमने एक ब्रेक सा ले लिया था जिसमें कई लोगों ने इंटरेस्ट लिया, लेकिन मुझे लगता है कि उतने लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया जितना आप इस तरह से पढ़ते थे। किसी भी वीडियो को जब मैं देता था और उस वीडियो को आप लोग देखते थे और आप अपनी समस्याएं भी पूछते थे, लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने इतना अच्छे से नहीं पढ़ा मुझे लगता है। वैसे मेरा मूड ये था कि मैं और कुछ आगे 8 से 10 वीडियोज इसके दूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि आप लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। हालांकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे, बहुत अच्छा कलेक्शन आपको दिया गया। कई नए क्वेश्चंस भी आपको मिले होंगे, जैसे एग्जाम में कभी कभार अचानक ही मिल जाते हैं, उस तरह के प्रश्न भी आपको मिले होंगे। चलिए खैर कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। वीडियो को लाइक करिए। वीडियो जितने लोग भी देख रहे हैं कम से कम वो लोग लाइक और शेयर करें तो उससे ही ठीक रहेगा, कम से मनोबल बढ़ेगा और आगे भी हम अच्छे वीडियोज़ देते रहेंगे। और अगले किसी चैप्टर के साथ मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।